हेलो बच्चों। चलिए आज फिर से हम लोग आगे ऑनलाइन फिजिक्स क्लास करेंगे। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन उपयोग, तो दो तरह का गॉसेस थ्योरम का जो है एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत तीव्रता और दूसरा ठोस गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ये दो केस हमारा हो चुका है। जो गॉसेस थ्योरम का उपयोग पार्ट 1 था वो है आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत तीव्रता, और गॉस के प्रमेय का जो दूसरा उपयोग है वो है ठोस गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट में जो हम लोग चलेंगे, आज हम लोग गॉस के प्रमेय का तीसरा पार्ट चलेंगे। और तीसरा पार्ट क्या है ना, बेलनाकार लंबे चालक के कारण। लंबा कितना, अनंत लंबा कह सकते हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो बेलनाकार अनंत लंबा चालक के कारण, आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो आज हम लोग तीसरा एप्लीकेशन जानेंगे। और थर्ड एप्लीकेशन जो होगा, उपयोग 3 में हम लोग चल रहे हैं आज। तो थर्ड हमारा उपयोग है किसी लंबे बेलनाकार चालक के कारण। लंबे लंबे मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान रखना, अनंत लंबा। किसी लंबे बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का निर्धारण। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी फॉर्म में क्वेश्चंस को आना रहता है। जब भी क्वेश्चन आएगा इसी में क्वेश्चन मार्क लगाकर दिया जाता है। तो ये हमारा हेडिंग हुआ आज का, जो एप्लीकेशन 3 है गॉसेस थ्योरम का। बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का निर्धारण करेंगे और लंबे बेलनाकार आवेशित चालक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, भले हमारा ये जो स्क्रीन है ये तो छोटा है, लेकिन ये मान के चलना है कि जो बेलनाकार चालक हम बना रहे हैं ना वो काफी लंबा होगा। और यहां पर ये हमने बेलनाकार चालक बना दिया और उसको फिर आवेशित कर देंगे। ये हमने लंबा बेलनाकार चालक बनाया। तो ये जो लंबा बेलनाकार चालक है ना, जैसे ये पेड़ है, यहां से यहां तक समझो ये बेलनाकार है, तो ये लंबा होना है, लंबा बेलनाकार चालक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो चलो इसको हम लोगों ने आवेश भी दे दिया, इसके ऊपर प्लस आवेश हम लोग पूरे में भर दे रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने आवेशित कर दिया, पूरे में आवेश। और चूंकि लंबा बेलनाकार चालक है तो आवेश कितना होगा, क्यू तो ले नहीं सकते। क्यू लेने का मतलब क्या हो, पूरा अनंत लंबाई पर हमने कैलकुलेशन कर दिया चार्ज क्यू, ऐसा नहीं लेते हम लोग। इस पर लेते हैं प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा। ये जो हमने लैम्डा लिया है, लैम्डा क्या है, प्रति
एकांक लंबाई पर आवेश। और इस चीज को हमने पहले जब हम लोग आवेश का वितरण पढ़ रहे थे उस समय इस बात को डिस्कस किए हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लिख तो देते हैं समझाने के लिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। इसको जब भी लिखना है ना, आवेश का रैखिक घनत्व, इसके लिए शब्द आया है। हमने पिछले क्लास में जब हम आवेश का वितरण पढ़ा रहे थे, मेरे ख्याल से विद्युतीय तीव्रता के पहले या उसके बाद, जहां पर विद्युतीय तीव्रता इंट्रोड्यूस किए थे वहीं पर हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर ये शब्द आया था आवेश का रैखिक घनत्व। वहां पर भी हमने समझाया था कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लिख तो देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा शब्द है आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व, तो ये आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है ना, इसका मतलब हो जाता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, और इसका अगर हम लोग इकाई निकालेंगे तो क्या हो जाता है, कूलम पर मीटर। याद रखना, आप प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, अगर इसका एल लंबाई ले लेंगे तो एल लंबाई पर आवेश कितना होना है, एल लंबाई पर आवेश हो जाएगा लैम्डा इक्वल। अब मान लेते हैं कि हमको इस चालक से x दूरी, ये हमने ले लिया चालक से x दूरी, और इस x दूरी पर अगर हमको विद्युतीय तीव्रता निर्धारण करना है, यही P बिंदु है, और इस P बिंदु पर अगर हमको विद्युतीय तीव्रता E निर्धारण करना है तो क्या करेंगे। गोला भी जब हम लोग समझा रहे थे तो यही काम कर रहे थे कि x दूरी पर P बिंदु हमने ले लिया और इस P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता निर्धारण करना है। क्या करेंगे, तरीका वही है कि चूंकि हमने यहाँ पर, और तीव्रता क्यों होगा, तुम देखो ये प्लस आवेश है ना, तो प्लस आवेश है तो क्या करेगा, अपने से होके विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पर उत्सर्जित करेगा, और यही विद्युतीय फ्लक्स क्या है ना, विद्युतीय तीव्रता का स्रोत बन जाता है। ये अगर यहाँ पर चालक है तो इधर भी विद्युतीय फ्लक्स दे रहा है, इधर भी विद्युतीय फ्लक्स दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, चारों तरफ दे रहा है। तो देखो हमने जो हाथ घुमाया ये चारों तरफ दे रहा है, क्या बनेगा, बेलनाकार सतह बनेगा। इसके चारों तरफ जो है ना हमको बेलनाकार सतह लेना होगा। क्लियर है, हमने गोला लिया था तो गोला में भी क्या था, चारों तरफ वो फ्लक्स उत्सर्जित करता था, तो शेप से ही समझ में आ रहा था ना कि हमको वहां पर चारों तरफ जो सिमेट्रिकल सरफेस लेना है वो गोला लेना था। और यहां पर भी क्या है, ऊपर नीचे से हमको यहाँ पर अभी तुमको हमने दिखाया कि इस दिशा में विद्युतीय फ्लक्स दे रहा है, इस दिशा में विद्युतीय फ्लक्स दे रहा है, तो उसी तरह से पीछे आगे, मतलब इस पेन के लिए हिसाब से अगर देखोगे तो इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे, चारों तरफ विद्युतीय फ्लक्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ जो इस तरह का सरफेस बनेगा, हाथ से तुम समझ सकते हो, बेलनाकार सतह ही हमको यहाँ पर लेना है। तो P से गुजरने वाला हम लोग एक बेलनाकार सतह की कल्पना कर लेते हैं। तो चलो P से गुजरने वाले एक बेलनाकार सतह की हम लोग कल्पना कर लेते हैं। बेलनाकार सतह के चारों तरफ जो सतह हमारा होगा ना, वो हमारा बेलनाकार सतह ही हम लोग लेंगे। इधर ले लिया, बेलनाकार सतह हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोगों ने ले लिया, और इसके ऊपर का सतह ये हमने ऊपर का सतह और नीचे का सतह बना। तो इस तरीका से हमने यहां पर P से गुजरने वाले बेलनाकार सतह की कल्पना करनी। अब देखो, अगर यह बेलनाकार सतह की लंबाई अगर हम लोग L ले लें, कि बेलनाकार सतह की लंबाई
L है। तो इस बेलनाकार सतह के अंदर कितना आवेश हो जाएगा, लैम्डा। सीधा है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश या आवेश का रैखिक घनत्व अगर लैम्डा है, तो ये बेलनाकार सतह हम लोगों ने ले लिया ABCD बेलनाकार सतह ले लिया। तो देखेंगे ABCD बेलनाकार सतह के अंदर आवेश कितना है। तो ABCD बेलनाकार सतह के अंदर आवेश अगर हम लोग Q ले लें, Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। इसी का तो जरूरत पड़ेगा कि इसी बंद सतह के अंदर भी आवेश कितना है विद्युतीय आवेश बंद सतह के अंदर, तो वो हमने निकाल स्मॉल Q इक्वल टू लैम्डा। अब यहां पर तुम देखो, पहले हम लोग देखते हैं कि अल्प सतहों से बाहर आने वाला विद्युतीय फ्लक्स। सबसे पहले तो तुम यहां पर समझो कि तीन तरह का सतह मिला है। एक यहां पर P मिला है, तो P पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा सतह P पर हम लोग ले लेते हैं। तो चलो P पर हमने छोटा सा सतह ले लिया, देखो ये हमने P पर छोटा सा हमने सतह ले लिया, और इस सतह का जो क्षेत्रफल है हम लोगों ने ले लिया ds। दूसरा हमको सतह कहां मिलेगा, दूसरा हमारा ये वाला फ्लैट पार्ट है, यहां पर हम लोग एक छोटा सा सतह ले लें, और ये छोटा सा सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये हम लोगों ने ले लिया ds1। तीसरा सतह क्या है, यहां पर हम लोगों ने ले लें, और यहां पर का छोटा सा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ds2। अभी तक क्या था ना, बोले में एक ही बिंदु पर अगर हम लोग क्षेत्रफल लेते थे उससे कैलकुलेशन हो जाता था, लेकिन यहां पर बेलनाकार सतह पर तीन प्रकार का हमको सतह मिला है। एक ये चारों तरफ जो सतह है, और ऊपर नीचे जो समतल सतह है। तो समतल सतह पर ds1 हमने क्षेत्रफल लिया, और यहां पर हम लोगों ने ds2 क्षेत्रफल लिया, और ये चारों तरफ का जो सतह है इस पर हम लोगों ने ds क्षेत्रफल हम लोगों ने। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो तीन अल्प सतह हम लोगों ने लिया है, 1 2 3, तो तीनों अल्प सतह से बाहर आने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं अल्प क्षेत्रफल वाले सतह से, अल्प क्षेत्रफल वाले सतह से बाहर आने वाले विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वह बहुत छोटा होगा। तो बाहर आने वाला विद्युतीय फ्लक्स d5, हमने बहुत छोटा वैल्यू d5 ले लिया, तो d5 का वैल्यू क्या काम करेगा, d5 जो होगा, पहले यहां पर p पर के लिए ले लो, क्या हो जाएगा E डॉट ds। दूसरा यहां पर के लिए ले लो, तो E डॉट ds1, और तीसरा ले लो यहां पर के लिए E डॉट ds2। तुमको समझ में यहां पर आ जाना चाहिए, हमारा विद्युतीय तीव्रता का दिशा इधर है, ds1 और ds2 90 डिग्री पर, विद्युतीय तीव्रता के लिए 90 डिग्री पर है, इसलिए यह मान, क्योंकि ई ds cos थीटा होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, इसलिए यह मान हमारा 0 हो जाएगा, और यह भी मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यह भी तीव्रता के सापेक्ष 90 डिग्री पर है, यह भी तीव्रता के सापेक्ष 90 डिग्री पर है, जबकि यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, ds और e। इसलिए हमारे यहाँ d5 इक्वल टू, अगर तुम
ई डी एस कॉस थीटा अगर लिख भी देते हैं तो दैट इक्वल टू बच जाएगा हमारा कितना, EDS। ये बहुत ही छोटे सतह, 3 सतह लिए जिसमें 2 सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। और एक बात याद रखना है, जिस सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 हो गया, ये विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 हो गया, इसको हम लोग नॉन गॉसियन सरफेस कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन गॉसियन सरफेस, नॉन गॉसियन, नॉन गॉसियन सरफेस हो गया, याद रखना। जबकि इस सतह से हमारा विद्युतीय फ्लक्स बाहर आया है, और इस सतह से अगर विद्युतीय फ्लक्स बाहर आया है तो इस सरफेस को हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। आता है एग्जामिनेशन में नॉन गॉसियन सरफेस और गॉसियन सरफेस में क्या अंतर है। तो जिस सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 हो जाता है उसे हम लोग नॉन गॉसियन सरफेस कहेंगे, और जिस सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ विद्युतीय फ्लक्स बाहर आता है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। सीधा सा तो बात है। यहां पर बिल्कुल क्लास को करते रहो, एकदम अटेंशन लेकर करना है, और जितनी बातें हम बोल रहे हैं, कई परिभाषाओं को भी हम बोल देते हैं, उसको कॉपी पर धीरे धीरे करके लिख लिया करो। और तुम लोगों को बीच बीच में तो हम बुला ही लेते हैं, जो नजदीक के बच्चे हैं सबको इंफॉर्मेशन करके, और हम देख भी लेंगे कि आप लोग किस तरह से अपना कॉपी वगैरह तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम बुला लेते हैं कभी कभी तुम लोग। जैसे इस संडे में भी हम बुलाए थे, तो कुछ बच्चे हमारे पास आ गए थे। तो अब हम लोग यहां पर चलेंगे, ये समझ में आ गया कि केवल विद्युतीय फ्लक्स हमारा इसी सरफेस से बाहर आ रहा है, तो इसलिए पूरे बंद सरफेस से होकर कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, इधर और इधर का तो इंटीग्रेशन होना नहीं, क्योंकि जब इस अल्प सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान हमारा 0 हो गया है, तो अब इसलिए इसको अगर हम लार्ज भी कर दें तो विद्युतीय फ्लक्स मिलना ही है। जो भी विद्युतीय फ्लक्स मिलना है इसी सरफेस से, चारों तरफ का जो कर्व सरफेस है ना, इस कर्व सरफेस से ही हमको विद्युतीय फ्लक्स मिलना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन होना है, तुम देख लो ds का ही इंटीग्रेशन होना है, ds1 ds2 वाला टर्म तो यहाँ दिख रहा है कि 0 हो गया, एकदम क्लियर है मैथमेटिक्स यहाँ पर का। इसलिए हम लोग देखेंगे कि ABCD बंद सतह से, ABCD को अब हम बंद कर रहे हैं पूरे को, देख लो ABCD बंद सतह, बेलनाकार सतह को बंद कर रहे हैं। ABCD बंद सतह से बाहर आने वाला विद्युतीय फ्लक्स, तो बंद सतह से अगर बाहर आने वाला अगर हम लोग विद्युतीय फ्लक्स लें तो ऑब्वियसली है ये, क्योंकि सतह को तो हम बड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा करने का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करेंगे, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ EDS, क्योंकि हमको सतह को बंद करना है तो क्लोज इंटीग्रेशन। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, बंद सतह से बाहर आने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा ना, दैट इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। सीधा है, ये तो पिछले 3-4 क्लास से हम लोग यही कर रहे हैं। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS Q बाय एप्सिलॉन। अब क्या है, हर एक जगह पर E का मान तो नियत है, तो हम लोग क्या करते हैं, E हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इस एरिया का, और ये एरिया जब लार्ज होगा तो क्या बनेगा, कर्व सरफेस बनेगा, और कर्व सरफेस का जो एरिया होता है क्या हो जाता है, 2 पाई RL। तो R की जगह पर तुम देख रहे हो कि त्रिज्या क्या काम कर रहा है, x, और इसकी लंबाई क्या है L, इक्वल टू क्या होना है, Q बाय एप्सिलॉन, और Q का वैल्यू हम लोग पहले ले चुके हैं, दैट इज द लैम्डा L
बाय यहाँ एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होगा कि विद्युतीय तीव्रता अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो विद्युतीय तीव्रता इक्वल टू एल तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बच जाता है यहाँ पर कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू एक्स। यही हमारा पी पर विद्युतीय तीव्रता का एक्सप्रेशन। एक बात यहां पर ध्यान रखना कि इस स्थिति में जो विद्युतीय तीव्रता हमको मिल रहा है वो इनवर्सली टू एक्स मिल रहा है। अभी तक क्या होता था, विद्युतीय तीव्रता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। गोला वगैरह के केस में देख लो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन इस बेलनाकार सतह में विद्युतीय तीव्रता जो है वह क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है ना। तो ये हमारा आज बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण हमने किया। अब हमारे पास क्या है ना, लंबे आवेशित सतह के कारण विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो हमने तो पहले ही कहा है एक एक क्लास में एक एक का निर्धारण करेंगे ताकि तुम लोग इसको प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे फिर हम देंगे फिर अगला एक्सप्रेशन। तो अगला जो एक्सप्रेशन है इसको जरूर से प्रैक्टिस करो, कई बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है ना। तो अगला जो क्लास हम देने के लिए जा रहे हैं वो होगा आवेशित सतह के कारण, समतल सतह के कारण। समतल सतह किसको कहते हैं, जैसे जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो सतह यदि आवेशित हो गया, बगल का दीवार अगर आवेशित हो गया, या कहीं पर बहुत बड़ा एल्युमिनियम का सीट दिया हुआ है वो अगर आवेशित हो गया, तो उसके कारण विद्युतीय तीव्रता क्या है। तो लंबे आवेशित समतल सतह के कारण विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण इसके बाद हम करेंगे। ठीक है ना।